नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फितूर पहाड़ के केदारनाथ सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में, जहां मैं आपको लेके चलूँगा सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ और दिखाऊंगा आपको कि कपाट खुलने से पहले कैसे सजा बाबा का दरबार, कैसी रही तैयारियाँ और कितने हर्ष और उल्लास से भरा हुआ था केदार घाटी। और इस पूरे व्लॉग में हम देखेंगे पूरी यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की। पहले एपिसोड में मैं आपको हिस्ट्री बता ही चुका हूँ, रोड कंडीशंस दिखा ही चुका हूँ, और अगर किसी ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। तो चलिए समय नष्ट करते हुए बढ़ते अपनी यात्रा की तरफ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सुबह हम लोगों का टारगेट था 6 बजे निकलने का, क्योंकि बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 6 बजे ही अराउंड निकलनी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कितना भी प्लान कर लो, लास्ट मोमेंट ब्लंडर ज़रूर ही होता है, और मेरे केस में तो खैर हमेशा ही होता है। तो हुआ यूँ कि सामान रखते हुए मैंने गलती से कार की चाबी कार में ही छोड़ दी, और जैसे ही बाहर निकला वो ऑटो लॉक हो गई। तो मैकेनिक ढूंढने के लिए मैं होटल वाले की बुलेट लेके सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर ऊपर त्रिजुगी नारायण टेम्पल के बेंड तक गया। बट वहाँ मैकेनिक तो मिला, लेकिन बॉस के भाव इतने बड़े हुए थे ना, लाइक उसने सीधा मेरे मुंह पे बोल दिया कि भाई 1 घंटे से पहले नहीं चलूँगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। तकरीबन 10-15 मिनट उसकी इतनी रिक्वेस्ट करी, इतने में ही मेरे जिया जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी तरह कार खोल ली है, तो मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं वापस होटल की तरफ के लिए निकल पड़ा। मैं आ गया हूँ अपने होटल देवलोक पे, और ये हैं दीपक भाई। हाँ, और इन्होंने ही मेरे को अपनी बाइक दी थी वहाँ पे मैकेनिक के लिए, लेकिन उन्होंने शीशे का कुछ जुगाड़ करके खोल लिया। तो कभी भी अगर इस साइड आओ तो सीतापुर में होटल देवलोक है ये, तो यहाँ पे रुकना। मैं हर बार यहीं पे रुकता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, और ये 2 गांव के प्रधान भी है, जिला प्रधान भी है, तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी सेवा करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आओगे तो मुझे 101% पता है जाम में फंसोगे ही फंसोगे, है ना। तो सोनप्रयाग तक जाने की गलती मत करना, कोशिश करो या तो फाटा में रुकना, और सीतापुर आ जाओ तो सीतापुर रुक जाना। सीतापुर में भी नीचे पार्किंग है, यहाँ पे रोड पे पार्किंग बैन है। तो अभी बज रहे 7:15। वो लोग जो मेरे साथ आए थे जिया जी, वो गाड़ी लेके आगे चले गए। सीतापुर से सोनप्रयाग का रास्ता इतना कंजस्टेड है कि कहीं कहीं तो आपको पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। यह है सोनप्रयाग की पार्किंग, जिसकी कैपेसिटी है 500 से 700, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 800 से 900 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग अगर सीतापुर में जगह मिले तो सीतापुर में भी पार्किंग है, तो आप वहीं पे पार्क कर दें, क्योंकि सीतापुर से सोनप्रयाग बहुत गंदा जाम रहता है, बहुत गंदा रश रहता है, और सोनप्रयाग में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है दिन के टाइम में, खासकर तो घंटों जाम में खड़े रहना पड़ता है। सोनप्रयाग में होटल के ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं हैं, और जितने भी हैं उनका टैरिफ रूम की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं होता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको सीतापुर में अच्छे ऑप्शंस मिले तो आप वहीं पे रुकें। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी पर्ची चेक पोस्ट पे दिखाएं और शेयर टैक्सी के लिए आगे ब्रिज की तरफ जाएं। ये पास से देखिए संगम, ये संगम है सोनप्रयाग नदी और मंदाकिनी नदी का। ये जा रही चंडिका माता की ब्रह्म डोली, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा विस्तार से। तो फाइनली बैठ गए शेयर टैक्सी में, और ये है हाल। मज़ा आ रहा है भैया? बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भैया जी, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। भाई तो लाइव ले रहा भाई। जय बाबा केदार, जय बाबा, जय हो बाबा।
सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता काफ़ी सक्रिय है एंड यहाँ पे सिर्फ शेयर टैक्सी ही अलाउड है, पर्सनल व्हीकल्स अलाउड नहीं है। और शेयर टैक्सी का रेंट है 50 रुपीज़ पर बंदा। और यहाँ से शुरू होती है बाबा केदार की पद यात्रा। एंड एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो ट्रैक डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का नहीं है, टोटल ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर पड़ता है गौरीकुंड से टेंपल तक का। गौरीकुंड यूजुअली बहुत क्राउडेड रहता है, दुकानों और होटल के बीच से होते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। और सबसे पहले आप पहुंचेंगे गौरी मैया के मंदिर, और यहीं पे रुकी थी बाबा की पंचमुखी डोली 4 मई को, और 5 मई की सुबह यहीं से ही निकली थी केदारनाथ धाम के। ये सामने पौनी पॉइंट है, बहुत भीड़ रहती है इधर, ये देखो। और अगर आपको पौनी करना है तो देख रहे हो सामने, वहाँ से आपको पर्ची कटवानी है। गवर्नमेंट रेट है, 2300 रुपये रेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप पौनी करोगे तो एक साइड जाने का आपको पड़ेगा 2300 रुपये, और वहाँ से वापसी का है 1500 रुपये। सरकारी रेट है, इसमें कोई आप बारगेनिंग वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तुक नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये रेट पूरा फिक्स्ड है। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मैंने बैग अपना दिया नहीं, क्योंकि मैं ऊपर शिवलिंग लेके जा रहा हूँ, जो मुझे शिवलिंग अपना रख के आना है, तो मैं साथ कैरी करूँगा, किसी को दूंगा नहीं। ये है नया प्रवेश द्वार। अभी अक्टूबर में आया था, तब इसका काम चल रहा था, अब इन्होंने बना दिया है। हम लोग अभी 3 ही बार तो रुके हैं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा। तीन किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। गौरीकुंड 3 किलोमीटर, नीचे भैरव टेम्पल था, शिव जी कहते तो सबसे पहले पड़ता है। अब आगे आएगा भीमबली। भीमबली से 2 रास्ते कटेंगे, एक घोड़ा जो घोड़ा खच्चरों के लिए होता है, और एक आगे जो हम रामबाड़ा होते हुए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भीमबली 3 किलोमीटर है, रामबाड़ा 4 किलोमीटर है। बाकी जितने जो चारों साथ आए थे सब अलग अलग हो गए हैं। आशीष भैया चले गए घोड़े पे, जिया जी ने घोड़ा करा था लेकिन उतर गए, और उनके साथ आ रहे हैं शिवा भैया, और मैं जा रहा हूँ अकेले अकेले अपनी धुन में हर बार की तरह। तो चलो चलते हैं आगे। खच्चर इस बार इतने जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है कि सामान आज ही जा रहा है सारा, आधे से ज़्यादा लोगों ने दुकानें आज ही खोली है। कल भी कुछ लोग गए थे, लेकिन उन्हें गौरीकुंड से ऊपर जाने ही नहीं दिया था। क्या नाम है भाई तेरा? बलबीर सर। बलबीर, बुरांश के बारे में बता कुछ। ये उत्तराखंड का राज्य पुष्प है जी सर, और इसका पूरा साल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है सर। भीमबली पहुंच चुके हैं, और 6 किलोमीटर इसके साथ पूरे हो गए। तो ये जो जगह है भीमबली, ये जो पांडव 5 भाई थे भीमसेन, उनके नाम पे है। ये सामने रास्ता देख रहे हो,
ये पिट्ठुओं का है। ये वहाँ से होता हुआ ऊपर उधर होता हुआ वहाँ से जाता है। ये काफ़ी लंबा है तो मैं इससे जाता नहीं, मैं इस वाले से जाता हूँ रामबाड़ा होते हुए। फ्लो देखो भाई मंदाकिनी का। ये है रामबाड़ा और मुझे देखो, मैं पूरी तैयारी के साथ, बैग भी कवर्ड है, मैं भी कवर्ड हूँ। शेड्स रखना भूल गया था इसलिए लगा रखा है। ये मत सोचना कि स्टाइल मार रहा हूँ, महावीरा तो वैसे अच्छा लग रहा हूँ ना। ये देखो प्रकृति की खूबसूरती के नज़ारे। दोस्तों, रामबाड़ा वही जगह है जो केदारनाथ यात्रा का मिड पॉइंट हुआ करता था और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री निवास, खाने पीने की सुविधाएं और विश्राम गृह उपलब्ध थे। लेकिन 2013 की आपदा के बाद ये पूरा का पूरा कस्बा मंदाकिनी के साथ मानो जैसे कहीं खो सा गया हो। दोस्तों, अगर रास्ते की बात करें तो जैसा आपने देखा होगा, गौरीकुंड में काफ़ी धूप थी जब मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, लेकिन रामबाड़ा पहुंचते पहुंचते मौसम एकदम से बदल जाता है। आप बिल्कुल बादलों की छाँव में चलेंगे, बारिश जैसा मौसम हो जाएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बारिश भी ज़रूर मिलेगी। और अगर आप मई के महीने में जा रहे हैं तो स्नोफॉल मिलने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। ये देखो भाई को त्रिशूल लाते हुए, बड़ी तमन्ना है मेरी भी एक दिन। खैर इस बार तो मैं भी त्रिशूल लेके आया हूँ, लेकिन इसके मुकाबले तो कुछ नहीं है। हर हर महादेव भाई। वाह। रामबाड़ा से लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको बर्फ़ के ग्लेशियर दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या ठंड लग रही है। कि पूरा केदारनाथ का ट्रैक इतना ट्रिपी और इतना ब्यूटीफुल है कि मतलब जहाँ भी आप थकोगे और नज़र उठा के देखोगे वादी की तरफ, आपकी थकान मिनटों में उतर जाएगी। हम भी चले गए ऊपर, चलो आओ चलते हैं। ये रहा पीछे ऊपर ग्लेशियर। सारे बादल धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे हैं। हम तो वैसे ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ मैं। लास्ट ज़िगज़ैग सबसे खतरनाक वाला। बेस कैंप आ गया है और ये है रुद्र पॉइंट। बेस कैंप में आपको मिलेंगे GM के गेस्ट हाउस। यहाँ पे इनके कॉटेजेस भी हैं, डोरमेट्रीज़ भी हैं और इनके टेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रेट हैं, वो आप GM की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। टेंट का रेट जो मैंने पता करा था 700 रुपये पर बेड के हिसाब से यहाँ पे डोरमेट्री का रेट था। GM के अलावा यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे टेंट के, जिसमें आपको 300 रुपये पर बेड के हिसाब से बेडिंग मिलेगी। अगर आप अपना टेंट वगैरह लेके आते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, कुछ इस तरह स्वागत हुआ बाबा की पंचमुखी डोली का केदारनाथ धाम में।
ये है मंदिर का बैक साइड, और जो प्लेटफॉर्म आ रहा है ना मंदिर के बैक साइड से भीमशिला से, यही है शंकराचार्य जी की मूर्ति का रास्ता। शंकराचार्य जी के बारे में बता देता हूँ। शंकराचार्य जी महादेव के आखिरी अवतार है, जो द्वापर युग ख़त्म होने के बाद कलयुग में आए थे, और हमारे हिंदू धर्म की स्थापना उन्होंने ही की थी। और के बारे में और बताऊंगा, पहले उनसे मिल लेते हैं और ये प्लेटफॉर्म देखते हैं। चलिए। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बध्नात्। मृत्युमोक्ष महामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। आदि शंकराचार्य। तो मेरे पीछे आदि शंकराचार्य जी, तो इनके बारे में बता रहा था मैं। ये हमारे महादेव के आखिरी इनकारनेशन है, आखिरी अवतार है जिन्होंने जन्म लिया था। और मतलब हिंदू की स्थापना यही करके गए थे। जब अपना कलयुग चरम पे जा रहा था, हमारे इंडिया में बुद्धिज़्म इतना पीक पे पहुंच गया था, जगह जगह जाके हिंदू धर्म की स्थापना इन्होंने की। पंच केदार इन्होंने बनाए। चार धाम का मतलब बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, सब इन्हीं की देन है। और भी सैकड़ों मंदिर हैं जो इन्हीं की ही देन है। और वो सब देने के बाद उन्होंने यही जगह चुनी थी मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि केदार का मतलब होता है के मतलब मोक्ष, द्वार मतलब द्वार, मोक्ष का द्वार। तो यहाँ पे आए केदारनाथ में और सही भावना से आए। सही भावना का मेरा कहने का मतलब ये है कि इसे एक पिकनिक स्पॉट ना समझें। और लोग यहाँ पे बहुत गंदगी मचा के रखते हैं। कुछ मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। बॉटल फेंक देते हैं ग्लेशियर के ऊपर ही, चलते चलते दिलबाग गुटके वगैरह खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और भी अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो आपदा पहले आई थी उसका कारण भी कुछ हद तक यही था, और वो समय दूर नहीं कि महादेव फिर से कुपित हो जाए। तो मेरी आप जो लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप लोग यहाँ पे आए तो एक सच्ची श्रद्धा से आए। दोस्तों, उस शाम पूरी केदार घाटी बाबा के जयकारे और भजन से झूम रही थी। सभी शिव भक्तों में खुशी का उत्साह भरपूर था। कुछ समय मंदिर के पास बिताकर मैं वापस शंकराचार्य की समाधि स्थल पर आकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। लाइट ना होने की वजह से कोई भी यात्री यहाँ नहीं था, और मुझे जो एकांत चाहिए था वो मुझे मिल गया। जब मैं ध्यान मुद्रा से वापस आया तो लगभग रात के 11 बज चुके थे। मंदिर परिसर पे भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी, और मंदिर से 500 मीटर से 1 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर पड़ता है, जो यहाँ के द्वारपाल हैं। कहते हैं उस स्थान पे देवी देवता हमेशा जागृत रहते हैं, और ये स्थान पूरी घाटी में मेरा सबसे प्रिय स्थानों में से एक है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ हमेशा महादेव जी का ध्यान करने यही चला जाता हूँ, चाहे कोई भी समय हो। सो मैं हूँ भैरवनाथ पे, और अभी बज रहे हैं 10:30। एक्चुअली क्या था ना, मेरा मन नहीं मान रहा था इनके दर्शन कर लेना। पूरा नीचे केदारनाथ, नीचे भीड़ बहुत थी, तो मैं इनके दर्शन के लिए आ गया। कहते हैं कोई भी मन्नत मांगो ना इनसे ज़रूर पूरी होती है। जब इनके कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं तो देवता जागृत रहते हैं और इनकी डोली के साथ साथ चलते हैं। कभी केदारनाथ आओ तो रात के टाइम पे आना, बहुत सुकून मिलेगा सच में। चलो
कुछ पल शांति के बिताते हैं भैरव बाबा के साथ, फिर चलते हैं। कुछ वक्त भैरव घाटी में बिता के जब मैं मंदिर की तरफ वापस आया तो लगभग सभी भक्तजन अपने अपने होटल जा चुके थे। और दोस्तों, केदार मंदिर को एकांत में पाकर जो खुशी के आंसू निकले और मन से एक ही आवाज़ निकली, हर हर महादेव। मैंने जी भर के अपनी भक्ति अर्पण की और जी भर के मंदिर को ताका, क्योंकि मंदिर को जितना भी देखो मन भरता ही नहीं। दोस्तों, केदारनाथ की वायु इतनी शुद्ध है कि आपके अंदर की सारी मोह माया को पल भर में हवा के झोंके के साथ ले जाती है। आपका अहंकार ख़त्म होने लगता है और आपको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जीवन में कोई और ख्वाहिश शेष बची ही नहीं। खैर, अब इंतज़ार तो अगली सुबह का था जब बाबा का कपाट खुलेगा और वे अपने भक्तों के लिए समाधि छोड़कर उन्हें दर्शन देने के लिए समाधि से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड का सफ़र था बस यहीं तक ही। मिलूँगा आपसे जल्द ही अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा गेट ओपनिंग सेरेमनी और भी महत्वपूर्ण बातें यात्रा को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें।